हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ और वो टॉपिक है HPU में MA इंग्लिश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके बारे में कुछ डिटेल लेके आई हूँ। आई होप यू वुड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो डिटेल क्या है, एंट्रेंस के लिए टोटल सीट्स कितनी है। एंट्रेंस के लिए मीन्स वहाँ MA इंग्लिश के लिए HPU में टोटल 50 सीट्स होती हैं। Out of 50, 45 are subsidized and 5 are non-subsidized. सब्सिडाइज्ड होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, दैट मीन्स कि उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है। और नॉन सब्सिडाइज्ड कॉस्टली होती हैं और उसमें ऑन एवरेज 15,000 के आसपास आपका पर सेमेस्टर का फ़ीस लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं दे प्रेफर सब्सिडाइज सीट्स। अब उसके लिए MA इंग्लिश के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई टेक्निकल है, किसी भी लेवल में किसी भी स्ट्रीम पर ग्रेजुएशन की डिग्री। और सेकंड है एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न इन एग्रीगेट मार्क्स और 45% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश। इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो आपके एग्रीगेट में 50% मार्क्स हों या फिर इंग्लिश में 45% मार्क्स हों जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर SC/ST 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन रहेगी। एग्रीगेट में या तो 45% मार्क्स हों या फिर इंग्लिश में 40% मार्क्स हों, even then they are eligible for admission. रिजर्वेशन, जो सब्सिडाइज सीट्स हैं 45 सीट्स जो हैं उनमें एज़ पर द यूनिवर्सिटी रोस्टर उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं रोस्टर के अकॉर्डिंगली उसी तरह से सीट की डिवीज़न होती है। लेकिन नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो 5 सीट्स हैं वहाँ पर देयर इज़ नो रिजर्वेशन, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, वो सभी के लिए कॉमन है। अब आते हैं एंट्रेंस टेस्ट की तरफ। एंट्रेंस टेस्ट जो है दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि आपकी टोटल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 70 मार्क्स तो हो गए आपके एंट्रेंस टेस्ट के, तो 30 मार्क्स कहाँ से आएंगे। वो बेसिस होगा 10 मार्क्स होंगे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपके 70% मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपको 7 मिलेंगे आउट ऑफ 10। अगर आपके 65% मार्क्स हैं तो यू विल गेट 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। इसी तरह से 10 मार्क्स होंगे +2 के मार्क्स के बेसिस पर और 10 मार्क्स ही होंगे आपके 10th या मैट्रिक के मार्क्स के बेसिस पर। तो 30 मार्क्स ये हो गए जो आप ऑलरेडी ले चुके होंगे और 70 मार्क्स होंगे एंट्रेंस टेस्ट के। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसमें मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए रिटन टेस्ट में। लेकिन SC/ST के लिए ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। जब तक उनकी सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक उनको एडमिशन मिलती रहेगी। तो ये हो गया रिजर्वेशन के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और टोटल 100 मार्क्स कहाँ से बनेंगे उसके बारे में। अब हम देखते हैं रिटन टेस्ट के पैटर्न के बारे में, किस तरह का पैटर्न आता है रिटन टेस्ट में HPU में। अदरवाइज़ तो चाहे आप CU के लिए यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, DU के लिए कर रहे हैं, JNU के लिए कर रहे हैं या किसी भी और यूनिवर्सिटी की MA इंग्लिश की एडमिशन के लिए एंट्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो बेसिक प्रेपरेशन होगी उसका लेवल होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर वो डिफ़र करता है। तो इसलिए हमारा फोकस रहेगा HPU पर
कि HPU में जो एंट्रेंस टेस्ट है MA इंग्लिश के लिए, उनके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हम MCQs कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, और हर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो सेक्शन 1 के होते हैं 30 मार्क्स। सेक्शन 2 जो है दैट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव था, सेक्शन 2 सब्जेक्टिव है। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स ऑफ 50 to 60 वर्ड्स, वर्ड लिमिट है। हर जो नोट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। आपके पास 4 लिटरेरी टर्म्स को आपने उनके ऊपर लिखना होता है, जबकि आपको दी होती हैं 8। सेक्शन 2 में लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, 50 to 60 वर्ड्स का होता है, और 8 आपको कोई टर्म्स दी जाती हैं। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ दैट, और उनमें से हर एक के मार्क्स होंगे 5, तो टोटल मार्क्स होंगे 20। सेक्शन 1 MCQ 30 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, 30 मार्क्स। सेक्शन 2 शॉर्ट नोट्स 50 to 60 वर्ड्स, 4 आपने करने हैं, 8 आपको टर्म्स दी होंगी। लिटरेरी टर्म्स के ऊपर ये आता है, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20। उसके बाद बारी आती है सेक्शन 3 की, सेक्शन 3। उसमें यू आर सपोज टू राइट एन एसे ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स। उसमें 3-4 टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पर यू आर सपोज टू राइट एन एसे, और वो ऐसे होगा 20 मार्क्स का। तो इस तरह से 30, 20 और फिर 20, 70 मार्क्स। और 30 मैंने पहले डिवीज़न बता दी थी, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर 10, +2 के मार्क्स के बेसिस पर 10, और 10th के मार्क्स के अनुसार 10। सो 70 + 30, 100 मार्क्स का आपका पेपर तो 70 का हुआ, मेरिट आपकी आउट ऑफ 100 बनेगी। उसमें आपको एलिजिबिलिटी बता दी, कोई भी ग्रेजुएशन, और क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताया था कि जो रिटन टेस्ट हो रहा है उसमें जनरल कैटेगरी को 35% मार्क्स लेने कंपलसरी है, जबकि SC ST के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर आ गया पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट। अब हम करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे सेक्शन 1 है, उसमें मैंने बताया कि आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, एक नंबर के, और MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 3-4 ऑप्शन दी होंगी, उनमें से आपको एक में फिल करना होगा। तो उसमें आपने तैयारी कैसे करनी है, वो बेसिकली आपकी UG के सिलेबस पर बेस्ड होगी। UG मीन अंडर ग्रेजुएट क्लासेस। आपने BA किया है, उसमें जो भी आपके कंपलसरी पेपर हैं, माइनर पेपर्स हैं, मेजर पेपर्स हैं, जितने भी पेपर्स आपने किए हैं, उनमें जो जो आपके राइटर्स आए, ऑथर्स आए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई नावल है तो वो किसने लिखा है, उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। कई बार कैरेक्टर का नाम आ जाए कि वो किस नावल में से है, या किसी नावल का नाम आ जाए वो किसने लिखा है, या किसी राइटर का नाम आ गया, उसके मेन नावल्स के बारे में बताइए। इसी तरह से पोइट्री की बात करें तो पोएम्स की कुछ लाइंस दे सकते हैं, उन लाइंस को पहचानिए कि वो किस पोएम से हैं, या फिर उस पोएम को किस पोइट ने लिखा है, या किसी पोइट का नाम लेकर जो मेन पोइट्स हैं उनके कुछ मेजर पोएम्स के बारे में बताइए। अगर नॉवेल्स हैं या प्लेस हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। फेमस ऑथर्स, उनके वर्क्स के बारे में, उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। उसमें इंडियन राइटिंग पर भी फोकस रहता है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपके एग्ज़ाम में भी सिलेबस का पार्ट भी है वो। और उसके अलावा जो मेन इंडियन राइटर्स हैं, जैसे अरविंद अडिगा है, चेतन भगत हैं, अनीता देसाई है, किरण देसाई है, मुल्क राज आनंद हैं,
और भी कई नॉवलिस्ट हैं या इंडियन राइटर्स हैं, जैसे नसीम इज़ीकल हैं पोइट्री में। तो इनके बारे में मोटे तौर पर, यानी कि बड़ी डिटेल में, लेकिन मेन इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके मेजर वर्क्स कौन से हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फिर क्योंकि बुकर प्राइज़ इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो बुकर या लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो बुकर प्राइज़ विनर्स कौन से हैं, और ख़ास तौर पर इंडियन राइटर्स जो हैं उनमें से किस किस ने बुकर प्राइज़ जीता, किस बुक के लिए जीता। इसी तरह से नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का इस साल किसको मिला, या इंडियंस में से कौन ले चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और साहित्य अकादमी के जो अवार्डीज़ होते हैं, किस किस को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, उसके डिफरेंट एजेस के बारे में, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि आपने पूरी डिटेल में करना है, लेकिन मेन एजेस, जैसे चौसर की एज है, रेनेसां पीरियड है, रोमांटिक पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न एज है, इन एजेस के बारे में कि वो किस टाइम में थी, या किसी एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर उसके मेजर राइटर्स उनमें कौन कौन से हुए। अगर रोमांटिक पीरियड है तो रोमांटिक पोइट्स कौन से हैं, विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन से हैं, मॉडर्न पोइट्स कौन से हैं, मॉडर्न ऑथर्स कौन से हैं, इस तरह से। तो मेन तौर पर जो फर्स्ट पार्ट होगा MCQs वाला, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और वही आपका प्रेपरेशन के टाइम सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, क्योंकि इसमें यू आर सपोज टू गो थ्रू द होल ऑफ योर सिलेबस ऑफ UG क्लासेस, और उसके साथ साथ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये है फर्स्ट आपका पार्ट। इतना भी मुश्किल नहीं होगा अगर आपने अच्छी तरह से प्रेपरेशन की हो, और इसी के बेसिस पर आपके मेरिट में ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 सेक्शन जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, और उसमें हर किसी का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, क्योंकि हमें लिमिटेड टर्म्स हैं वो आप लर्न कर लेते हैं, और ऐसे में भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही मार्क्स आते हैं, थोड़े बहुत 2-3 का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको मेरिट में आना है तो यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। अब आती है प्रेपरेशन फॉर सेकंड सेक्शन। उसमें मैंने बताया कि लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है। 8 लिटरेरी टर्म्स आपको आती हैं, उसमें से 4 आपने करनी होती हैं, ईजी होता है। आपके क्रिएटिव राइटिंग का जो पेपर है सेकेंड ईयर में, उसमें आपको लिटरेरी टर्म्स के ऊपर कराया गया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ जो मेन लिटरेरी टर्म्स हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो ऐसा तो नहीं कहती कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन मोर और लेस यही इम्पॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं लिटरेरी टर्म्स। जैसे मोनोलॉग है, सोलिलॉकी है, असाइड है, एपिक या मॉक एपिक है, परसोना, आयरनी, मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होती है, सोनट क्या होता है, बैलेड कौन सी फॉर्म है, ओड क्या है, राइम क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी, फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, मॉक एपिक है, हैमर्शिया है, कैथारसिस है वगैरह। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 20 आपको दी हैं। तो इनमें होपफुली यू विल गेट 3 or 4 टू अटेम्प्ट। अगर आपको सारी की सारी ना भी आए तो जितनी आपको अटेम्प्ट करनी है कम से कम उतनी इसमें से मिलनी चाहिए होपफुली। उसके बाद है थर्ड सेक्शन, कैसे प्रिपेयर करना है। उसमें ऐसे आता है, तो ऐसे आप पहले भी करते आए हैं, वो कहाँ कैसे कैसे होगा। जैसे करंट टॉपिक पे हो सकता है, करंट टॉपिक्स जैसे पॉल्यूशन के ऊपर, ड्रग एडिक्शन के ऊपर, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, कि इंटरनेट जो है वो कितना स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, कितना नहीं देखना चाहिए, क्या अलाउड हो क्या नहीं हो। जैसे PUBG वगैरह गेम्स हैं उसके ऊपर आ सकता है। पोल्यूशन चेक कैसे किया जाए, पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से। या फिर सोशल इश्यूज़ पे आ सकता है, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, विमेन का स्टेटस है सोसाइटी में, विमेन की एम्पावरमेंट है वगैरह। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आ सकता है,
क्योंकि एमए इंग्लिश की बारी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जैसे स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबली या इन इंडिया, या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ, या फिर इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी कोई टॉपिक आपको आ सकता है। जैसे डिफरेंट एजेस की मैंने बात की है, कोई विक्टोरियन एज है, रेनेसां पीरियड है, एलिज़ाबेथन एज है, चौसर की एज है, शेक्सपियरन एज है, तो किसी न किसी के ऊपर ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरह से मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, ऐसा कोई मैं श्योर शॉर्ट नहीं कह रही कि जो मैंने टॉपिक दिए उन्हीं में से आएगा, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग या तो करंट टॉपिक होता है, या सोशल इश्यूज़ पे होता है, या लैंग्वेज के ऊपर, या फिर लिटरेचर के ऊपर। तो ये तो है कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक दिन में तैयारी नहीं होगी, तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कमिंग ईयर के लिए एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर किसी पुराने स्टूडेंट से मिल जाए, आप वहाँ से ले सकते हैं। और कुछ बुक्स हैं जो मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस कर सकती हूँ, जैसे लिटरेरी टर्म्स के लिए अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राहम्स। ये काफ़ी फेमस है और इसमें आपको पूरी डिटेल में सब कुछ मिल जाता है। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो आपको मेनली पढ़ना है। तो उसमें एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.J. लॉन्ग। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, जैसे हडसन की मिल जाएगी एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी तरह से आपको टी सिंह की मिल जाएगी, और भी बहुत सी मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पर देखकर जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, आप उसमें से चॉइस कर सकते हैं। और अगर आपने पर्टिकुलरली एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए ही बुक लेनी हो, तो R. गुप्ता की बुक है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बेसिक प्रेपरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसमें भी आपको लिटरेरी टर्म्स भी मिल जाती हैं, MCQs भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस भी मिल जाती है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है कि दीज आर सम ऑफ द बुक्स आउट ऑफ विच यू कैन मेक अ चॉइस। या फिर आपके पास कोई भी लिटरेचर की बुक पड़ी हो, और लिटरेरी टर्म्स के लिए M.H. एब्राहम्स काफ़ी अच्छी बुक है। तो आई होप इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी स्टार्ट करने के लिए MA इंग्लिश की एंट्रेंस के लिए, चाहे आप HPU की तैयारी कर रहे हों, या PU की कर रहे हों, या CU की कर रहे हों, या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।